नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के मुख्य प्रमुख सारे बिंदुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आवर्त सारणी जो है वो मेंडेलीव ने बनाई थी। मेंडेलीव का पूरा नाम है डिमित्री इनोविच मेंडेलीव। मेंडेलीव से पहले कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। उसके अंदर पहले थे डोबेराइनर ने 3 त्रिक बनाए थे, 3 के त्रिक बनाए थे। और उसके बाद में दूसरा जो प्रयास किया था वो किया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने अष्टक बनाए और अष्टक जो है वो सरगम पर आधारित थे, जैसे सा रे गा मा पा दा। तो उनका कहना था कि पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व से गुणों में समान होता है, यानी पहला तत्व है और 8वां तत्व है अपने रासायनिक गुण समान रखता है। और उनके बाद में आए डिमित्री इनोविच मेंडेलीव। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाने से पहले कुछ कार्ड्स लिए। उन कार्ड्स पर उस समय ज्ञात प्रत्येक तत्व के ऑक्साइड, हाइड्राइड और उन तत्वों के प्रतीक और उनके रासायनिक गुण उन्होंने लिखने के बाद में उन्होंने उन सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में कहा गया है कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मेंडेलीव ने कहा कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो जब मेंडेलीव ने तत्वों के रासायनिक गुण कार्डों पर लिखे और उन कार्डों को व्यवस्थित किया, तो वो जो कार्ड का जो स्वरूप आया वो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेंडेलीव ने आवर्त सारणी में ये जो है इन्हें हम समूह कहते हैं। तो उन्होंने 8 समूह बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 उन्होंने समूह बनाए। और इन्हें जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है समूह, यानी ये जो आपके इधर वाली ये जो लाइन है उन्हें हम समूह कहेंगे। नीचे जो है उन्हें हम कहेंगे आवर्त, यानी जो ये आड़ी जो लाइनें हैं उन्हें कहा गया आवर्त। ये जो लाइनें हैं वो आवर्त है और ये जो लाइन है उन्हें समूह कहा गया है। और इसी आवर्त नाम पर जो है वो इसका नाम हो गया आवर्त सारणी, यानी पीरियोडिक टेबल। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर आप देख रहे हो 6 तो आवर्त है और 8 इसके अंदर समूह है। ये जो 6 आवर्त है इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 आवर्त को छोड़ के बाकी जो आवर्त है वो 2 भागों में विभाजित है। पहली संक्रमण श्रेणी और दूसरी पहली, दूसरी। इस प्रकार से 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक समूह को भी 2 भाग में विभाजित किया गया है। ए बी आप देख सकते हो यहाँ पे ए व बी, ए और बी। और ये जो 8वां समूह है इसे जो है विभाजित नहीं किया गया है, इसका जो नाम दिया गया है संक्रमण श्रेणी। ये जो है वो संक्रमण तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी की तरह मेंडेलीव ने जो है वो ब्लॉक नहीं बनाए थे। उन्होंने आवर्त और समूह में पूरे जो तत्व थे उसमें ज्ञात तत्व थे, उन सभी ज्ञात तत्वों को उन्हें वर्गीकृत किया गया था। अब यहाँ पे अगर देखें, जैसे मान लो कि पहला जो समूह है इसके 2 नाम हो गए। एक नाम हो गया फर्स्ट ए और एक हो गया इसका नाम सेकंड ए। तो देखिए फर्स्ट ए में कौन कौन है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, आपका पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। अब फर्स्ट बी देखें तो फर्स्ट बी में यहाँ पे आप देखोगे कॉपर है, यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर है और यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड है। इसी प्रकार से ये सेकंड समूह है, इसके भी 2 भाग है। पहला सेकंड ए है, सेकंड बी है। सेकंड ए के अंदर ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब है। और बी में जब देखोगे सेकंड बी में तो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी आवर्त सारणी के जो समूह है उन समूहों को 2 भागों में विभाजित किया, ए व बी। तो इनको पढ़ते कैसे है? सेकंड ए, सेकंड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवंथ ए, सेवंथ बी। और जो 8वां जो है
आपका समूह है उसको ए व बी में उन्होंने विभाजित नहीं किया। इसमें सिर्फ संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है वो शामिल किए गए थे। इसी प्रकार से अगर आप आवृत को देखोगे तो आवृत के भी दो भाग है। जैसे ये चौथा आवृत है, इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग में तो आपका ये जो है वो यहाँ पे पोटेशियम है, दूसरे भाग में आप देख रहे हो इसके अंदर जो है वो कॉपर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से पांचवा जो आवृत है उसके दो भाग है, एक में देखो आप रुबीडियम है और एक में आप देखोगे सिल्वर है ना। पहला जो आवृत है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे देखिए इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, यहाँ पे फर्स्ट में देखें अगर पांचवा जो आवृत है उसका पहला देखें तो यहाँ पे आरबी है 85.47, यहाँ पे देखोगे SR है 87.62 है ना। इस प्रकार से इसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। ये 88.91, उसके बाद में जो है 91.22, फिर 92 है, 95 है, 99 है, 101 है, 102 है। इस प्रकार से अगर आप इसका सेकंड भाग देखें, 5 सेकंड का सेकंड भाग देखें, 5 जो आपका है 5 आवृत है उसका अगर सेकंड भाग देखें तो यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर वगैरह बढ़ते हुए क्रम में है। यहाँ पे देखो 107 है, फिर 112 है, 114 है, 118 है, 121 है, 127 है और 126 है। तो इस प्रकार से मेंडेलीफ ने आवृत सारणी में जो तत्व है वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के बाद में इधर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये खाली है। जब मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय उत्कृष्ट गैसें ज्ञात नहीं थी, जैसे हीलियम है, क्रिप्टोन है, आर्गन है, जेनोन है, रेडोन है, वो सब जो है उस समय ज्ञात नहीं थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो इसमें हीलियम नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है और लिथियम के बाद फिर आप देखोगे बढ़ते क्रम में 6, फिर उसके बाद में 9, फिर देखो आप 10, 12, 14, 15 और 18। इस प्रकार से उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने दो सूत्र दिए हैं, पहला सूत्र दिया ऑक्साइड का और दूसरा दिया हाइड्राइड का। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, R2O है। इसका मतलब इस समूह के जो तत्व है वो अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए अपन सोडियम की बात करें कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे R की जगह आपको लिखना है सोडियम और यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, O का O। तो ये जो है वो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अगर आप हाइड्रोजन के साथ चेक करना चाहें तो हाइड्रोजन R की जगह लिख दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया और O, ये बन गया पानी। इसी प्रकार से अगर लिथियम के साथ लिखना चाहें तो Li2O। इस प्रकार से यहाँ से इस सूत्र की सहायता से अपन ऑक्साइड व हाइड्राइड कैसे बनते हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। आप होमवर्क के तौर पर ये देख सकते हो, करके देख सकते हो, स्वयं चेक कर सकते हो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्लोरीन है वो क्या बनाएगा क्रिया करके, ये सब बातें देख सकते हो। मैं चेक करके भी बता देता हूँ। जैसे कार्बन है तो कार्बन का हाइड्राइड का सूत्र है अपने पास क्या है, ये अपने पास कार्बन के हाइड्राइड का सूत्र है। यहाँ पे ये 4 है भाई, यहाँ पे 4 है। तो कार्बन का हाइड्राइड कैसे बनेगा, R की जगह C लिख दो और H क्या लिखो 4, तो ये आप जानते हो मेथेन गैस बन गई। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, अगर आप मान लो इसका सूत्र बनाना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करिए, कैसा बनाएगा, तो R की जगह आ गया नाइट्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 3, तो इस प्रकार से जो है वो अमोनिया का सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वो हाइड्राइड व ऑक्साइड बनाने इस सारणी के माध्यम से उन्होंने बताए। आप देखो एक ऑक्सीजन का और चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन का हाइड्राइड का देखो फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो R की जगह तो O लिख दिया और H कितने लिख दिए 2, तो ये अपना सूत्र बन गया जल का। वैसे परंपरा के अनुसार पहले अपन धनायन लिखते हैं और फिर ऋणायन लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो आप सूत्र बना सकते हो। तो मेंडेलीफ ने सूत्र बनाने की एक व्यवस्था दी। अब देखो सारांश बता देता हूँ मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का। सारांश में 2 ही बातें हैं। पहली बात है कि प्रत्येक जो समूह है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, इधर जो आवर्त है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। सभी तत्व जो है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने व्यवस्थित कर दिया।
अब इसमें एक बात अगर और देखिए अपन कि इसकी कमी क्या है, तो इसकी कुछ कमियां हैं। पहली कमी ये है कि मेंडेलीव ने जो है वो क्या किया, हाइड्रोजन को उचित स्थान प्रदान नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, समस्थानिक जो है उनको स्थान नहीं दिया। समस्थानिक जो है आइसोटोप है उनको स्थान नहीं दिया। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप ऐसे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। तो मेंडेलीव ने समस्थानिक को कोई भी स्थान नहीं दिया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नियम टूटते हैं। कौन सा नियम? मेंडेलीव ने कहा कि भी सारे जो एलिमेंट है वो बढ़ते हुए क्रम में है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका कोबाल्ट और निकल का अगर आप चेक करोगे तो आप देखिए कोबाल्ट जो है वो कितना है, कोबाल्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, कोबाल्ट जो है वो यहाँ पे है 98.93 और निकल देखोगे वो 98.71 है। तो हिसाब से ये निकल पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। तो ये जो नियम है वो कई जगह टूटता है। तो इस प्रकार से मेंडेलीव की ये कमी मानी गई। मेंडेलीव के इस आवर्त सारणी की एक विशेष बात यह है कि उन्होंने भविष्य में ज्ञात होने वाले तत्वों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ स्थान उन्होंने खाली छोड़ दिए, जैसे ये स्थान उन्होंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे भी कई स्थान और आप खाली देख सकते हो। तो उनका ये कहना था कि ये जो खाली स्थान है वहाँ पर भविष्य में कुछ तत्व ज्ञात किए जाएंगे, उनको आप स्थान दे सकते हो। उनका उन्होंने नाम बताया, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस प्रकार से एका लगा के जो है वो उन तत्वों को आप नाम दे सकते हो। देखो एक कमी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे जो Te है इसका वेट कितना है, परमाणु भार कितना है, 127.60 है। यहाँ पे आप आयोडीन का देखोगे तो आयोडीन का कितना है, 126.90। मेंडेलीव के नियम के अनुसार ये आयोडीन जो है वो इस स्थान पे होना चाहिए और Te है वो इस स्थान पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका जो परमाणु भार है वो कम है, इसका ज्यादा है, तो कम वाला पहले आना चाहिए, ज्यादा वाला बाद में होना चाहिए। एक कमी तो ये है कि हर बार जो है वो यहाँ पे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं किया। अब मेंडेलीव ने ऐसा क्यों किया होगा? वो इसलिए किया होगा कि अगर मेंडेलीव इसको इधर लिख देते, इसको इधर लिख देते, तो ये ऊपर वाले जो तत्व है उनके गुणों में भिन्नता आ जाती। कैसे? यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये गैसीय है। तो आयोडीन भी उसी श्रेणी का है। आप देखो तो हेलोजन है ये, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अब आयोडीन। अब आयोडीन को अगर इधर ले आता, इस Te को अगर इधर ले आता तो क्या हो जाती? इसमें समानता नहीं होती, भिन्नता उत्पन्न हो जाती। इसलिए जो मेंडेलीव ने है कई जगह इन नियमों का खंडन किया है, इन नियमों को तोड़ा है। तो इस सारणी की विशेषता क्या होगी कि सबसे पहले उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सभी तत्वों को व्यवस्थित किया। उनका नियम यह था कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आइए हम आवर्त सारणी का दीर्घ रूप समझते हैं। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप जो है वो हेनरी मोजले नामक एक रसायनज्ञ ने दिया था और आधुनिक समय में ये आवर्त सारणी स्वीकृत है और आवर्त सारणी का सबसे अच्छा और दीर्घ रूप जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इस आवर्त सारणी का सबसे पहले हम परिचय प्राप्त करते हैं कि आवर्त सारणी में इसमें क्या क्या बातें हैं। इस आवर्त सारणी में आप देखोगे यहाँ से लेके 1 नंबर से लेके उधर लास्ट अंतिम नंबर तक 18 समूह है। इस आवर्त सारणी की गिनती करोगे तो पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इसमें समूह है। अगर आप पंक्तियां देखोगे यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 इसमें टोटल पंक्तियां हैं। तो 7 तो इसमें है आवृत, ये जो पंक्तियां हैं इनको हम कहते हैं आवृत, और ये जो खड़ी जो लाइनें हैं इन्हें हम कहते हैं समूह। तो इस प्रकार से इस आवर्त सारणी में 18 समूह है और 7 आवृत है। और उसके अलावा नीचे 2 पंक्तियां और है। इन पंक्तियों को, पहली जो पंक्ति है इसको हम कहते हैं लेंथेनोइड और इसको हम कहते हैं एक्टिनोइड। इसको लेंथेनोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंथनम के बाद शुरू होती है। इसको एक्टिनोइड इसलिए कहते हैं, ये एक्टिनम के बाद में जो है वो प्रारंभ होती है। अभी हम इस पर जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे।
आप देखोगे पहले जो दो समूह है उसका नाम है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक इसलिए है कि पहले समूह में और दूसरे समूह में जो तत्व है उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में भरा जाता है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन लिखे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर अंतिम जो उपकोष है अगर उसके बारे में अपन चर्चा करें, उसको देखें, तो आप पाओगे कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो S1 होता है। तो इस प्रकार से इसे जो है वो प्रथम समूह कहा गया है। ये जो एस ब्लॉक का द्वितीय समूह है इसका मतलब ये हो गया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में जाता है। उसके बाद में 3 से लेके 12 तक जो स्तंभ है, 3 से लेके 12 तक जो समूह है उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाता है, वो डी उपकोष में भरा जाता है। यहां से आप देखोगे 12 के बाद 13 से लेके 18 जो समूह है, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो है उसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी उपकोष में भरा जाता है। यहाँ पे जो अंतिम जो है इलेक्ट्रॉन वो एफ उपकोष में भरा जाता है, इसलिए इसे जो है हम एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। ये तत्व है लेंथेनम। इस लेंथेनम तत्व के बाद में यहां से प्रारंभ हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं लेंथेनोइड। यहाँ पे जो है एक्टिनम तत्व है, एक्टिनम तत्व है जो है वो 89 पे है। 89 के बाद जो है वो 90 यहां से शुरू होता है, यहां से 90 से शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिनोइड। और यहां पे जो है 57 के बाद 58 यहां से प्रारंभ होता है, उसे हम कहते हैं लेंथेनोइड। तो इस प्रकार से ये जो आवर्त सारणी है उसका दीर्घ स्वरूप है। आप इसमें बहुत सारी और बातें भी देखोगे कि पुरानी जो आवर्त सारणी है, मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है, उसका भी परिचय इसमें दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, पहला जो आपका समूह है और जो दूसरा जो समूह है जो आपका एस ब्लॉक है वो क्या है, फर्स्ट ए और सेकंड ए के रूप में दिया है। यानी मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अंदर जो फर्स्ट ए में जो तत्व शामिल थे वह यहाँ पे प्रथम समूह में शामिल है, और जो सेकंड ए के अंदर यानी सेकंड समूह के जो ए में जो तत्व दिए गए थे वो यहाँ पे एस ब्लॉक के दूसरे समूह में शामिल किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो तीसरा जो समूह है वो क्या है, सेकंड बी है, चौथा है वो फोर्थ बी है, पांचवा है वो फिफ्थ बी है, छठा है वो सिक्स बी है, सातवां है वो सेवंथ बी है। और इसी प्रकार से मेंडेलीव का जो 8वां जो समूह है उस आवर्त सारणी का, वो यहाँ पे 8वां, 9वां और 10वां, ये जो तीनों समूह है वो वहां पर 8वें समूह में शामिल किए गए थे। इसी प्रकार से 11वां और जो 12वां समूह है वो फर्स्ट बी और सेकंड बी के रूप में था। इसी प्रकार से यहाँ पे जो 13वां है वो थर्ड ए था, 14वां जो है वो फोर्थ ए था, 15वां फिफ्थ ए था, और जो 16वां है वो 6 ए था, और 17वां जो है वो 7th ए था। और उसके बाद में उत्कृष्ट गैसें है जिसे हम शून्य समूह कहते हैं, ये गैसें उस समय ज्ञात नहीं थी। उस समय जो है इन गैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज देखोगे, यहाँ पे ये जो समूह है वो 13 नंबर समूह है, तो इसे क्या लिखा है 3A। तो इसका मतलब 13 का 3 और एक 3A, 14 है वो क्या है फोर्थ ए, 15 क्या है फिफ्थ ए, 16 सिक्स्थ ए, 17वां सेवंथ है, और 18वां उस समय शामिल नहीं था। ये बातें किसी किताब में लिखी हुई नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसी प्रकार से आप देखोगे, यहाँ पे तीसरा है वो थर्ड बी है, चौथा क्या है, चौथा क्या है फोर्थ बी, पांचवा फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और 8 से लेके 10 तक जो है वो क्या है 8 समूह में शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार से आप नीचे देख लीजिए, इनको याद करने का तरीका जो है वो मैं इसी वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर बीच में नहीं जाए, अंत तक देखें। इनको याद करने का एक तरीका है, मेरे पास ट्रिक है, वो आपको बताऊंगा। जैसे थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे पहला समूह है H यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको कैसे याद कर सकते हैं, हेलिना, हेलिना की रब
से फरियाद, इसको ऐसे याद कर सकते हो, हेलिना की रब से फरियाद। ये जो ट्रिक है वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। अभी आवर्त सारणी के बारे में और अपन चर्चा करते हैं। तो इस आवर्त सारणी में आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट जो दर्शाया हुआ है ये सारी धातु है, यानी ये जो व्हाइट व्हाइट है वो सारी धातु है। ये जो छायांकित जो भाग है, जो आड़ी तिरछी लाइनें खींची हुई है, वो है उपधातु। ये क्या है? धातु। और वो क्या है? उपधातु। और ये जो पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट से जो दर्शाई हुई है, आप जो ये पॉइंट्स जो देख पा रहे हो, ये जो पॉइंट्स है वो सारी क्या है? अधातु। और इनके बीच में उपधातु। तो 3 प्रकार का वर्गीकरण हो गया। धातु, धातु कौन सी होगी? ये जो व्हाइट कलर में है वो धातु। और अधातु व धातु के बीच में है ये उपधातु, जो आड़ी तिरछी लाइनों से दर्शाई गई है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि उपधातु कितनी है। उपधातु 1 2 3 4 5 और 6 उपधातु इसमें शामिल है। अधातु थोड़ी सी है और बाकी सारी जो है वो धातुएं हैं। तो इस प्रकार से इस आवर्त सारणी को देखने से फर्स्ट लुक से ही अपने को पता चल जाता है कि इसमें धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है और उपधातु कौन सी है। इस आवर्त सारणी में सारे जो तत्व है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किए गए। सारे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित है। कैसे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। उसके बाद इस आवर्त में जब जाओगे तो वहां पे जो है वो हीलियम 2 नंबर पे है। फिर यहाँ पे आओगे लिथियम 4 है, लिथियम 3 नंबर है, बेरिलियम 4 है। उसके बाद बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। उसके बाद 11 नंबर पे आ जाओगे तो यहाँ पे सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे 19 पे पोटेशियम है, 20 पे कैल्शियम है। इस प्रकार से जो है ये सारे तत्व जो है वो व्यवस्थित किए गए हैं। मेंडेलीव ने जो तत्व व्यवस्थित किए थे वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे। वो भी क्रम कई जगह टूटता है, यहाँ पे जो है कोई भी क्रम जो है टूटता नहीं है। तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 आवर्त है, 18 समूह है। पहला जो आवर्त है वो उसे हम कहते हैं लघु आवर्त। लघु आवर्त क्यों कहते हैं? उसमें देखो पहले आवर्त के अंदर 2 ही तत्व है। ये पहला आवर्त 1 नंबर लिखा हुआ है। पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व है, इसलिए क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। उसके बाद में आप देखोगे पहले आवर्त के बाद में दूसरा और तीसरा जो आवर्त है उसमें 8 तत्व है। ये दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त, उसमें 8 तत्व है। कैसे हैं? 1 2 तत्व इधर है और यहाँ पे 6 तत्व उधर है। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे आवर्त में देखोगे 2 तत्व इधर है और उसके बाद में 6 तत्व उधर है। तो दूसरे व तीसरे आवर्त को हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे चौथा और जो पांचवा है उसमें 18वें तत्व है, उसे हम कहते हैं दीर्घ आवर्त। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे छठे व सातवें के अंदर 32 तत्व है। कैसे 32 तत्व है? यहाँ पे आप देखोगे ये जो तत्व है इसमें लिखे हुए कितने? 18 तो ये लिखे हुए और 14 तत्व ये शामिल है इसमें। तो 18 और 14 जो है वो आपके 32 तत्व हो गए। इसी प्रकार की इसमें से 18 तत्व ये है और 14 ये है, क्योंकि ये जो तत्व है वो इसी में शामिल है, इस एक बॉक्स में शामिल है। इस एक बॉक्स में कितने रखे गए? 14 रखे गए। इस एक बॉक्स में 14 रखे गए। तो इस प्रकार से इसमें छठे व सातवें को हम कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 14 तत्व शामिल है। इसे हम कहते हैं दीर्घ आवर्त क्योंकि इसमें 18 तत्व शामिल है। इसे हम कहते हैं लघु आवर्त क्योंकि इसके अंदर 8 तत्व शामिल है। और पहले को हम कहते हैं अति लघु आवर्त। तो पहले 2 समूह को क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। बीच वाले जो 10 समूह है उन्हें हम कहेंगे डी ब्लॉक। इधर से जो 6 समूह है उसे हम कहेंगे पी ब्लॉक। और नीचे वाले जो तत्व है, जो 14 लाइनें हैं, इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तत्वों के नाम भी दिए हुए। ये जो पहला जो समूह है उसका नाम है क्षारीय धातुएं। पहले का क्या नाम है? क्षारीय धातुएं। दूसरा जो है उसका नाम है क्षारीय मृदा धातुएं। बीच वाला जो है इसका जो नाम है संक्रमण तत्व है, इसे हम कहते हैं संक्रमण तत्व डी ब्लॉक। पे जो एफ ब्लॉक है उसे हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व है। ऐसे यूरेनियम के बाद के जो तत्व है उन्हें हम कहते हैं परा यूरेनियम तत्व है। यूरेनियम कहाँ है? इसमें यू। इस यू के बाद के जो तत्व है उन सभी तत्वों को हम कहते हैं परा यूरेनियम तत्व है। अब कुछ इसकी हम टेंडेंसी देखते हैं, कुछ प्रवृत्ति देखते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में वो टेंडेंसी पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार हो तो
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आवर्त सारणी में आप यहाँ से बाएं से दाईं तरफ जाओगे तो त्रिज्या घटती है, तत्वों की त्रिज्या में कमी आती है। कमी क्यों आती है वो मैं बताऊंगा। और ऊपर से नीचे जाओगे तो इनकी त्रिज्या बढ़ेगी। अब देखो जगह तो यहाँ पे थोड़ी सी कम है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ देखिए आप हीलियम है, यहाँ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से जब हम हीलियम की तरफ जाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ है, उधर हीलियम है। या फिर आप यहाँ पे देखिए, अगर अपन लिथियम से, यहाँ पे लिथियम है और लिथियम से अगर उधर जाते हैं, मान लीजिए अपन फ्लोरीन की तरफ चले गए, यानी बाएं से दाईं तरफ चले, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे 1s1 है, यानी s उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हीलियम में क्या है, s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो नाभिक है वो इस 2 इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो लिथियम है, इस लिथियम में दूसरी क्लास है, कक्षा 2 है। और अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन में देखोगे तो इसमें भी कक्षा 2 है, लेकिन कक्षा 2 में उपकोष बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, और उसके कारण जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपनी तरफ खींचता है। इसके कारण बाएं से दाईं तरफ जाओगे तब तत्वों की त्रिज्या में कमी आती है, ऊपर से नीचे जाओगे तो तत्वों की त्रिज्या में वृद्धि होती है। अब वृद्धि क्यों होती है, इसके बारे में अपन एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। उसका उदाहरण अपन लेते हैं, लिथियम व सोडियम का उदाहरण लेते हैं। लिथियम, अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, लिथियम का लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिथियम का 1s2 और 2s1 लिखोगे। सोडियम का अगर लिखोगे आप Na का लिखोगे, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1 हो गए ना 11। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस लिथियम के अंदर तो कितनी है, कक्षा 2 ही है। लिथियम के अंदर जो है वो कक्षा 2 ही है। आप देखोगे कि ये दूसरी कक्षा चल रही है, इसमें जो है वो क्या होगी, तीसरी कक्षा और आ गई। इन दोनों में फर्क क्या है, लिथियम के अंदर क्या है, 2 ही कक्षा है, पहली व दूसरी। लेकिन सोडियम में देखोगे पहली, दूसरी व तीसरी कक्षा भी है। तो तीसरी कक्षा आने पर उसका आकार बढ़ गया, यानी आप देखोगे लिथियम के अंदर पहली व दूसरी कक्षा ही है, जबकि सोडियम में क्या है, पहली कक्षा है, दूसरी और तीसरी कक्षा और है। तो तीसरी कक्षा बढ़ने से ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ जाएगा, लेकिन बाएं से दाएं जाओगे तो उसमें क्या होगा, कक्षा नहीं बढ़ेगी, कक्षा में उपकोष बढ़ेंगे, उसके कारण आकार जो है वो घटता है। तो ये बात ध्यान रखना कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाने पर त्रिज्या का मान जो है वो कम होता है। तो आयनन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। अगर आप यहाँ से देखोगे तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कम ऊर्जा देके हम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इधर से उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घटेगी। मतलब इधर क्या है, ए धातु है, तो ए धातु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति किसकी होती है, धातुओं की होती है। तो आप अगर बाएं से दाईं तरफ जाओगे तो धात्विक गुणों में कमी आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घटेगी और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों, क्योंकि इनको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है और इनको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। बाएं से दाईं तरफ आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे अगर जाओगे तो आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो घटता है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जितनी ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन देता है उससे कम ऊर्जा में लिथियम इलेक्ट्रॉन दे देता है, उससे कम ऊर्जा में ये दे देता है। क्यों दे देता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है वो घटता है। बाएं से दाईं तरफ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावरफुल तरीके से खींचता है। जबकि ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉनों पर कम नियंत्रण रख पाता है। तो उस प्रभावी नाभिकीय आवेश के कम कार्य करने के कारण ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। और याद रखना, आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है। ये जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणता होती क्या है, विद्युत ऋणता का मतलब ये होता है कि जब सहसंयोजक बंध बनता है, उस सहसंयोजक बंध में उन पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत ऋणता कहते हैं। तो बाएं से दाईं तरफ जाओगे तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। अब इस आवर्त सारणी को हमें
किस ट्रिक से किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो याद करने का तरीका इस बोर्ड को साफ करके मैं अभी आपको बताता हूं, अभी आपको लिखाता हूं। आप कुछ ही सेकंडों में पूरी आवर्त सारणी जो है वो याद कर लेंगे। तो लीजिए, आपके लिए तैयार है आवर्त सारणी याद करने का तरीका। अपना ये एस ब्लॉक है। सबसे पहले अपना एस ब्लॉक को याद करते हैं। तो एस ब्लॉक में दो समूह है, मैंने अभी बताए थे, दो होता है एस ब्लॉक में, दो समूह होते हैं, पहला और दूसरा। तो ये पहला समूह है, उसमें आपको ये जो पहला समूह है उसको याद करने का जो तरीका है वो यहाँ पे बताया गया है। तो पहले समूह में क्या क्या होता है? पहले समूह में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये तत्व होते हैं। इनको याद करने का सीधा सा तरीका है। इनको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो बड़ी अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है। वो ये है, हेलिना नाम की एक लड़की है, हेलिना नाम की एक लड़की है। तो हेलिना की रब से याद, हेलिना जो है वो रब से याद कर रही है कि लॉकडाउन टूट जाए, कोरोना भाग जाए, तो फिर बाजार में जाके खरीदारी करे। तो क्या है? हेलिना की रब से याद। एच से ए है, एल आई से ली है, एन ए से ना है, तो ये हो गया हेलिना, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। फिर के से होगी की, यानी हेलिना की। आर बी से रब, सी एस से एफ आर से फरियाद। तो हेलिना की रब से फरियाद। क्या फरियाद है? लॉकडाउन टूट जाए और कोरोना भाग जाए। दूसरा यहाँ पे है अपना जो एस ब्लॉक का सेकंड जो समूह है उसको याद करने का तरीका है, बेटा मांगे कार, यानी पी बेटा एम जी से मांगे, सी ए से कार। बेटा मांगे कार, कार नहीं तो फिर क्या मांगे? स्कूटर। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो ये जो ट्रिक है आपकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इनको याद करने का जो तरीका है वो क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये एस ब्लॉक का दूसरा समूह है। पी से बेटा, एम जी से मांगे, सी ए से कार, एस आर से स्कूटर, बी ए से बाप और आर ए से राजी। अब आपका आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में देखिए यहाँ पे 13वां समूह है, 14वां, 15वां और 16वां समूह दिया हुआ है। उसके बाद में 17वां व 18वां समूह देंगे। तो यहाँ पे देखिए 13वें समूह में आप जानते हो बोरान, एल्यूमिनियम, इस प्रकार के तत्व है। तो बी से जो है वो बैंगन है, ए से आलू है, जी ए से गाजर है, आई एन से इन है और टी एल से थैला। तो क्या हो गया याद करने का तरीका? याद करने का तरीका हो गया बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो इससे आप जो है वो इनको याद कर सकते हो, इन एलिमेंट को याद कर सकते हो। एलिमेंट जो समूह 14 है उसको याद करने का जो है, इसमें आप देख रहे हो कार्बन है, सिलिकॉन है। तो इनको याद करने का तरीका है, सी से कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु। अभी जो है वो लॉकडाउन में रामायण आ रही है, रामचरितमानस आ रही है, तो वहां पे जो है सीताजी प्रभु से कह रही है। क्या कह रही है? कहे सीताजी सुनो प्रभु। तो इससे आप समूह जो 14 है उसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद में अभी जो है वो आप देख रहे हो कि कोरोना का प्रभाव है। तो यहाँ पे 15 नंबर जो समूह है उसको याद करने का तरीका क्या है? एन से नाना, पी से पाटेकर। तो नाना पाटेकर, असरानी, ए से असरानी, आप जानते हो पुराने एक्टर, और एस पी से सब और बी आई से बीमार। तो क्या बन गई ट्रिक? नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार। ठीक है, तो इससे आप जो है 15वां समूह याद रख सकते हो। 16वां समूह याद रखने का तरीका, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन, सल्फर और ये इस प्रकार के तत्व है। इनको याद करने का तरीका है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओ से ओल्ड, ऐसे स्टाइल, ऐसी से, टी से टी और पीओ से पो। तो क्या हो गया? ओल्ड स्टाइल से टीपो। बाकी बचे हुए जो समूह है उनकी ट्रिक इस प्रकार से है। इसमें अपने पास पी ब्लॉक के 2 समूह बच गए थे, 17वां और 18वां। 17वें का तरीका है ये, फिर कल बाहर आएगी आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एलिमेंट है उनको याद करने का ये तरीका रहेगा। ये जो है वो एफ ब्लॉक, ये जो पी ब्लॉक का 17वां समूह है। तो एफ से फिर, सी एल से कल, बी आर से बाहर, आई से आएगी और एटी से आंटी। तो इसको आप याद रख पाओगे। इसी प्रकार से जो 18 नंबर है उसको आप कैसे याद दोगे? हिना, नीना और करीना तीनों बाजार गए, उनका एक्सरे रंगीन आया, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन और रेडॉन। इनको याद करने का तरीका ये रहेगा, हीना, नीना,
एच से हीना, एनी से नीना, तो हीना नीना, ए आर से और, के आर से करीना, तो हीना नीना और करीना। यहाँ पे आप याद करने के लिए का और जोड़ सकते हो, का एक्स रे रंगीन। तो इस प्रकार से ये जो 18वां समूह है उसको आप याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से एस ब्लॉक में पी ब्लॉक हो गया। अब देखिए डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में 3 आवर्त है, 1 2 3, 3 आवर्तों को हम ऐसे याद करेंगे। एस ब्लॉक को ऐसे याद किया था, पी ब्लॉक को भी जो है हमने ऊर्ध्वाधर याद किया था। इनको याद करने का जो है वो आया तरीका है, यानी आवृत जो है उसको याद करेंगे। यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है, साइंस टीचर विनोद कुमारी मैडम। साइंस टीचर जो है वो विनोद कुमारी उनका नाम है, मैडम हम कहते हैं। क्या कह रहे हैं उनसे, फेविकोल नहीं छूटेगा जी। उनके हाथ में थोड़ा फेविकोल लग गया तो बच्चे कह रहे हैं कि साइंस टीचर विनोद कुमारी मैडम ये जो फेविकोल है वो नहीं छूटेगा। यानी एस सी से साइंस, टी आई से टीचर, वी से विनोद, सी आर से कुमारी, एम एन से मैडम, एफ ई से फेवी, सी ओ से कोल, एन आई से नहीं, सी यू से छूटेगा और जेड एन से जी। तो क्या बन गया, साइंस टीचर विनोद कुमारी मैडम फेविकोल नहीं छूटेगा जी। इसी प्रकार से इसको याद करने का तरीका है, यार जरा निभाना। यार जरा निभाना, कोई मित्र है उसे कह रहे हैं यार जरा निभाना मौत तक, यानी मरने तक निभाना। क्या निभाना, रुकावट राह पड़े तो आगे कूद, यानी अगर मेरी राह में कोई रुकावट पड़े तो तुम आगे कूद जाना। तो याद करने का तरीका क्या हुआ, यार जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद। तो यानी वाई से हो गया यार, जेड आर से जरा हो गया, एन बी से निभाना हो गया, एम ओ से मौत हो गया, टी सी से तक हो गया, आर यू से रुकावट, आर एस से राह, पी डी से पड़े, ए जी से आगे, सी डी से कूद। इसी प्रकार से लास्ट जो है डी ब्लॉक का बचता है, वो एक गुंडा कहता है ला हफ्ता वरना रे। क्या कहता है, ला हफ्ता वरना रे। वरना रे क्या होगा, उससे इधर पिटाई और होगी, हफ्ता दे दे वरना पिटाई और होगी। तो एल ए से ला, एच एफ से हाफ, टी ए से ता, डब्ल्यू से वरना, आर ई से रे, ओ एस से उससे, टी आई आर से इधर, पी टी से पिटाई, ए यू से और, एच जी से होगी। तो क्या बन गया, ला हफ्ता वरना रे। ला हफ्ता वरना रे क्या होगा, उससे इधर पिटाई और होगी, ये गुंडा कह रहा है। तो इस प्रकार से आप डी ब्लॉक को भी याद रख सकते हो। अब बचा अपना प्यारा एफ ब्लॉक, यानी रेडियो एक्टिव तत्व है, एक्टिनोइड व लेंथेनोइड। उनको याद करने का तरीका अभी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और सेकंडों में आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें। और मैंने इस केमिस्ट्री के अन्य जो वीडियो है वो ऊपर आई बटन पर दे दिए हैं, और बहुत सारे जो वीडियो है उनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो वहाँ से भी आप जो है वो अन्य वीडियो एक्सेस कर सकते हो, कुछ जादू के वीडियो एक्सेस कर सकते हो, कुछ साइंस मॉडल के वीडियो एक्सेस कर सकते हो। आइए हम एफ ब्लॉक को देखते हैं। तो देखिए एफ ब्लॉक को समझने का तरीका जो है वो ये है, इसको याद ऐसे कर सकते हो, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, ये दो जो है वो लड़कियां हैं, सीता प्रसाद और पूनम शर्मा है, वो यूरोप घूमने गई। तभी क्या हो गया, डायरिया हो गया उन्हें, और घर से फोन आया कि तुम अभी लौटो। तो याद करने का क्या तरीका हुआ, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। तो कैसे, सी ई सीता, पी आर से प्रसाद, एन डी से एंड, पी एम से पूनम, एस एम से शर्मा, यू से यूरोप, जी डी से घूमे, टी पी से तभी, डी वाई से डायरिया, एच ओ से हो गया, ई आर से और, टी एम से तुम, और वाई बी से अभी, और एल यू से लौटो। तो कैसे याद करोगे, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे, तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। ये जो है आप इसको पहला जो आपका है उसको याद कर सकते हो। एफ ब्लॉक की जो पहली जो 36 पंक्ति है उसको याद किया जा सकता है। दूसरी पंक्ति को याद करने का तरीका ये है कि एक छोटा बच्चा जो है वो किसी दुकान पे सामान लाने गया, तो वो क्या कहता है,
थोड़ा पापड़ और नापो। बच्चा ये जानता नहीं तो इसलिए कह रहे हैं थोड़ा पापड़ बढ़ा दो, माप के दो। तो थोड़ा पापड़ और नापो। उस दुकान में आम भी पड़े हैं, तुम उन आम को देख के क्या कहता है, पुराने आम कम बिकेंगे। वो कह रहा है दुकान वाले से, तुम्हारे जो ये पुराने आम है वो कम बिकेंगे। और क्या कह रहा है, कॉफी ऐसे फरमाओ। वो कह रहा है कॉफी लाओ जैसे मैं कहता हूँ वैसे। और फिर एक मैडम उसको दिखती है, उसे कहता है नाश्ता लाओ। तो ट्रिक क्या बनी इसकी, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। अब देखिए यहाँ पे TH है वो थोड़ा है, PA पापड़ है, U से और है, NP से नापो है, PU से पुराने है, AM से आम है, KM से कम है, BK से बिकेंगे, CF से कॉफी है, ES से ऐसे है, FM से फरमाओ, MD से मैडम और NO से नाश्ता और LR से लाओ। तो याद करेगा क्या तरीका बन गया, थोड़ा पापड़ और नापो, और पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो इस प्रकार से आप पूरी आवर्त सारणी को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केमिस्ट्री के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए वहाँ जा सकते हो, ऊपर आई बटन पर जो है वो लिंक दिए हुए वहाँ जा सकते हो। और इस आवर्त सारणी के अन्य जो वीडियो है वो आने वाले समय में मैं आपके लिए डालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।